नमस्कार, मैं धनंजय कुमार, द नागरिक में आपका स्वागत है। आज स्वागत है श्री राम। आज अभी हमने बात की थी और पूरे बिहार में इस बात पे चर्चा है कि 3 आतंकी पाकिस्तानी घुस आए नेपाल के रास्ते बिहार और उसी रास्ते में घुसे जिस रास्ते से राहुल गांधी को यात्रा पे निकलना था। इसलिए आज जब यात्रा पे वो निकले सीतामढ़ी में, तो बंद गाड़ी में निकले, लोगों से मिले नहीं, किसी से स्वागत करवाया नहीं, स्वागत सत्कार, और सीधा मंदिर पहुंचे और उसके बाद आगे के कार्यक्रम शाम में शुरू किया फिर उन्होंने। अब सब पूछ रहे हैं कि भैया पाकिस्तान को क्यों डर लग रहा है? बिहार में पदयात्रा कर रहे हैं राहुल गांधी या यात्रा कर रहे हैं राहुल गांधी, तो पाकिस्तान क्यों डर रहा है? पाकिस्तान को डरना चाहिए नरेंद्र मोदी जी से, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी की वजह से पाकिस्तान आज कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं बचा नहीं। पाकिस्तान भीख मांग रहा है, घुटने पर गिरा रहा था, तो पाकिस्तान राहुल गांधी से क्यों डरने लगा? या राहुल गांधी क्यों इस यात्रा से परेशान है पाकिस्तान? ये कोई समझ नहीं पा रहा। हम समझने का प्रयास करेंगे कि पाकिस्तान को आखिर हुआ क्या है। क्या वो राहुल गांधी को धमका करके मोदी जी को ब्लैकमेल करना चाहता है कि अगर तुमने राहुल गांधी को बचाना है तो हमारी बातें मान लो, नहीं तो हम राहुल गांधी को डिस्टर्ब कर देंगे? क्या ऐसा पाकिस्तान कहना चाहता है या कोई और बात है? इसको हम समझेंगे। उसके अलावा देखिए कि सुप्रीम कोर्ट में इन दोनों बहस चल रही है, और बहस ये चल रही है कि राष्ट्रपति ने जो सवाल किया है, जो सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांगी है खास करके, कि राज्यपाल और राष्ट्रपति के क्या अधिकार हैं, किस तरह से फैसला ले, उस पर बहस चल रही है, सुनवाई हो रही है। और बीजेपी की जो राज्य सरकारें हैं, वो तमाम राज्य सरकारों के वकील अपनी अपनी दलील रख रहे हैं, और लगभग तमाम बीजेपी सरकारों के जो वकील हैं उनकी एक ही दलील है, और वो दलील ये जाकर के टिकती है कि जो राज्यपाल है उनको आदेश नहीं दे सकती सुप्रीम कोर्ट, राष्ट्रपति को सुप्रीम कोर्ट आदेश नहीं दे सकती, और राज्यपाल जो चाहे कर सकते हैं। राज्य सरकार के पास कोई मौलिक अधिकार नहीं है कि वो सुप्रीम कोर्ट आए याचिका लेकर के, और इस पर अगर कोई बात होनी है तो बात होगी संसद में, सुप्रीम कोर्ट में ये बहस की जगह नहीं है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस है उन्होंने सवाल उठाया और पूछा कि अगर उन्होंने कहा कि राज्यपाल अगर किसी विधेयक को 6 महीने तक लंबित रखना चाहे तो वो सही नहीं है, और उन्होंने ये भी कहा कि हम समझ रहे हैं कि आप क्या कह रहे हैं, लेकिन अगर ये अदालत ही किसी मामले को 10 साल तक नहीं सुलझाए तो क्या राष्ट्रपति को कोई आदेश देने का हक होगा? सुनवाई अभी जारी है। चूंकि तुषार मेहता जो है उन्होंने कहा था कि अगर एक संवैधानिक संस्था अपने कर्तव्यों का पालन नहीं करती तो इसका मतलब ये नहीं है कि कोर्ट दूसरी संवैधानिक संस्था को आदेश दे। यानी सुप्रीम कोर्ट जो है चुनाव आयोग को कोई आदेश नहीं दे सकती, संवैधानिक संस्था तो वो भी है। राष्ट्रपति को कोई आदेश नहीं दे सकती, राज्यपाल को कोई आदेश नहीं दे सकती, और ये अपने तम चीजें कर सकते हैं। उसके अलावा देखिए जस्टिस गवई ने यह भी पूछा कि जब राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों ने किसी विधेयक को पारित कर दिया है तो राज्यपाल को अनिश्चित काल तक उस पर रोक क्यों लगाई जानी चाहिए राज्यपाल के द्वारा? जवाब में जो है मध्य प्रदेश सरकार के वकील ने कहा कि ये मुद्दा संसद को तय करने दीजिए तो बेहतर है। हम सब यही पढ़ते सुनते आए हैं कि ये जो कस्टोडियन है संविधान का, और कहीं अगर संविधान को समझने में सरकारों को दिक्कत हो रही है तो वो सुप्रीम कोर्ट जाए और स्पष्टीकरण ले, रास्ता पूछे, मार्गदर्शन ले। लेकिन जो मध्य प्रदेश के सरकार के जो मध्य प्रदेश सरकार के जो वकील हैं वो कह रहे हैं कि उस संसद को फैसला करने दीजिए, आप मत बीच में आइए। और महाराष्ट्र सरकार की ओर से हरीश साल्वे पेश हुए, उन्होंने कहा कि संविधान निर्माताओं ने एक ऐसी व्यवस्था बनाई है जिसमें केंद्र सरकार राज्य विधानसभा से पारित किसी विधेयक को कानून बनने से रोक सकती है। यानी केंद्र सरकार के पास अधिकार है कि राज्य विधानसभा से पारित किसी विधेयक को रोक दे, ये कह रहे हरीश साल्वे। तो राज्यपाल अगर रोकते हैं तो केंद्र सरकार, या राष्ट्रपति अगर रोकते हैं तो केंद्र सरकार की अनुशंसा से रोकेंगे, ऐसा व्याख्या की जानी चाहिए जो हमारे पैनलिस्ट इसमें बताएंगे। और वो कह रहे हैं कि हालांकि ये उच्चतर विवेकाधिकार का मामला है
और उन्होंने कहा कि अनुच्छेद 201 की भाषा ऐसी किसी सीमा को स्वीकार नहीं करती। इस पर सीजीआई ने पूछा कि क्या केंद्र सरकार इस शक्ति का उपयोग तब भी कर सकती है जब विधेयक सूची 2 यानी राज्य सूची के अंतर्गत आता हो। साल्वे ने कहा हाँ। इस पर सीजीआई ने अंबेडकर के भाषण का हवाला दिया जिसमें उन्होंने कहा था कि केंद्र सरकार आपात स्थिति को छोड़कर अपने निर्धारित क्षेत्रों में काम करेगी। साल्वे ने यह भी कहा कि राज्यपाल केंद्र और राज्यों के बीच संवाद का माध्यम है। न्यायालय शक्तियों का निर्धारण कर सकता है लेकिन किसी भी उच्च संवैधानिक शक्ति के उसकी शक्ति की न्यायिक समीक्षा नहीं की जा सकती है। ये कहना है साल्वे का। उसके बाद जस्टिस नरसिम्हा ने कहा कि यदि राज्यपाल किसी विधेयक को पारित होने से रोक सकते हैं तो वे धन विधेयक को भी रोक सकते हैं। साल्वे ने कहा कि राज्यपाल ऐसा कर सकते हैं। तो ये सारी बातें हुई और इन सब पर हम बात करेंगे। राहुल गांधी की यात्रा से क्यों परेशान है पाकिस्तान, इस पर भी बात करेंगे, या हिंदुस्तान में कोई परेशान है उस पर बात करेंगे। और जो बहस चल रही है, सुनवाई चल रही है, अभी फैसला आना बाकी है, इसलिए हम खाली समझने का प्रयास करेंगे। हम किसी जजमेंट पे, किसी के दलील पे, उसके बिटवीन द लाइन समझने का प्रयास कर रहे हैं। हम नागरिक कैसे समझे इसको, क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट में जो बहस हो रही है वो तो रिपोर्टिंग हो रही है, तो हम उसको समझने का प्रयास करेंगे कि क्या हो रहा है, हमें क्या समझना चाहिए। हमारे साथ फिलहाल देखिए 4 साथी हमारे साथ हैं। एडवोकेट हैं सैयद अहमद भाई, नमस्कार। बॉम्बे हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं हम। हमारे साथ सुनील जी नमस्कार। सुनील जी जो है संसद, विधानसभा सब कवर कर चुके हैं, राजनीतिक मामलों के जानकार हैं। हमारे साथ प्रफुल्ल भाई हैं। प्रफुल्ल भाई नमस्कार। प्रफुल्ल भाई जो है राजनीतिक न्यायिक तमाम मामलों को जानते समझते हैं। और हमारे साथ शैलेंद्र भाई हैं। शैलेंद्र भाई नमस्कार, आपका स्वागत है। शैलेंद्र भाई नागरिक अधिकारों को बेहतर तरीके से समझते हैं। और मैं जो समझता हूँ वो यही है कि देश में हर चीज नागरिकों के लिए, नागरिक से ऊपर कोई नहीं है। प्रथम नागरिक राष्ट्रपति हैं, लेकिन वो भी चुनी हुई सरकारों के अधीन है। राष्ट्रपति अपने दम कोई निर्णय नहीं ले सकती हैं जो सरकार को प्रभावित करे। सुनील जी, पहले मैं आप ही के पास आता हूं और समझते हैं कि ये जो दोनों पर बात करेंगे, एक साथ हम बात करना चाहते हैं कि क्या आपको लग रहा है कि पाकिस्तान को कोई डर हो रहा है क्या कि वो आतंकी भेजने लगा, बिहार सीधा बिहार भेज दिया। अब तक तो जम्मू कश्मीर, गुजरात और जो सीमावर्ती उसका जो इलाका है वहां भेजता था, अब वो बिहार भेजने लगा बाकायदा, और वो भी वहां के रास्ते। क्या दिक्कत है पाकिस्तान को अगर राहुल गांधी यात्रा कर रहे हैं? धन्यवाद धनंजय जी। ये तो कांग्रेस की सांसद प्रणीति शिंदे ने जब ये ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के लोकसभा में बहस चल रही थी तो कुछ सवाल पूछे थे और उन्होंने कहा था कि ऐसी क्या वजह है कि जब चुनाव होना होता है तभी आतंकवादी घटनाएं होती है। ऐसी क्या वजह है कि उसी समय घुसपैठ की कोशिशों की खबरें आने लगती है। इसके बारे में विचार किया जाना चाहिए। तो वो सवाल तो उस समय उन्होंने पैदा किया था और इस सवाल का जवाब सरकार ने नहीं दिया। सरकार से तब भी पूछा गया था कि पुलवामा की घटना क्यों हुई थी, उसकी जांच तक नहीं हुई। आज तक सरकार की तरफ से यह नहीं बताया गया कि आखिर पुलवामा में उतना विस्फोटक कैसे पहुंच गया। पहलगांव की घटना को लेकर के भी अभी तक के बात नहीं आ पाई कि पहलगांव की घटना हुई क्यों, सुरक्षा में चूक कहां हुई, और वो जो आतंकवादी हैं वह 300 किलोमीटर की यात्रा करके सीमा से पहलगांव तक कैसे पहुंच गए और पहलगांव में सुरक्षा की व्यवस्था क्यों नहीं की गई थी। तो उसी सवाल से जुड़ता हुआ आ गया कि आखिर बिहार में आतंकवादी कहां पहुंच गए, बिहार में ऐसी कौन सी स्थितियां हैं कि वहां आतंकवादी आने लगे। असल वही एक जो सरकार के ऊपर हमले हो रहे हैं वो हमलों को किस तरीके से कमजोर किया जाए, एक अलग राजनीतिक विमर्श पैदा किया जाए, वह कोशिश मुझे दिखाई पड़ती है। जैसे ये अमेरिकी सरकार के द्वारा, डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा जो टैरिफ लगाने का मुद्दा है, टैरिफ लगाने के मुद्दे पर एक नैरेटिव बनाने की कोशिश की जा रही है कि देश संकट में है और सबको देश को इस संकट से उबारने के लिए एक साथ हो जाना चाहिए, यानी कि मोदी जी के साथ हो जाना चाहिए। सरकार की आलोचना का यह अवसर नहीं है, यह बहस चलने लगी है।
क्यों नहीं होना करनी चाहिए सरकार की आलोचना? इसका कोई जवाब देने वाला कोई नहीं है। ये टैरिफ की स्थिति क्यों पैदा हुई? रूस से जो तेल का आयात हो रहा था, उससे किसको फायदा था? आम नागरिकों को फायदा था या कुछ गिने चुने उद्योगपतियों को फायदा था? उन उद्योगपतियों ने केवल धन कमाया, वहां से सस्ती कीमत पर लेकर के क्रूड ऑयल को, और यूरोपीय देशों में, चंद देशों में बेच करके आम भारतीय को क्या मिला? या जो सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियां थी उनको क्या मिला? और उसकी कीमत कितनी बड़ी वसूल की जा रही है, वो सभी आम नागरिकों से वसूल की जा रही है। अंबानी साहब के ऊपर कोई असर नहीं है। अंबानी साहब आज भी पृथ्वी साहब के निजी मित्र हैं। आप उनके कार्यक्रमों में आमंत्रित किए जाते हैं, उनके शपथ ग्रहण समारोह में भी आमंत्रित किए गए थे। भारत के राष्ट्रपति नहीं है, भारत के प्रधानमंत्री नहीं आमंत्रित किए गए थे, लेकिन अंबानी साहब आमंत्रित किए गए थे। तो अंबानी साहब के ऊपर तो कोई असर नहीं पड़ रहा। आम भारतीय नागरिक उसे मारा जा रहा। अगर टैरिफ के कारण से हमारा निर्यात घटता है तो हमारी अर्थव्यवस्था पे असर पड़ेगा, हमारी जीडीपी पे असर पड़ेगा, जो हमारा जो बाजार है उसके ऊपर असर पड़ेगा, हमारे सूचकांक के ऊपर असर पड़ेगा, और इससे आम उपभोक्ता मारा जाएगा, आम भारतीय नागरिक टारगेट होगा। तो जो बड़े देश के सामने बड़े सवाल हैं, उन सवालों के बीच में ये जो बिहार में आतंकवादियों के प्रवेश की बात कर रहे हैं, और अगर वो आ रहे हैं तो फिर सुरक्षा कर्मचारी कहाँ है, सुरक्षा कर्मी कहाँ है, सुरक्षा की व्यवस्थाएं कहाँ है, और अब इंटेलिजेंस का सिस्टम आपका क्या कर रहा है? ये बड़े सवाल पैदा हो जाते हैं। अब जो आपने सर्वोच्च न्यायालय की बात की, सवाल है कि इस देश में कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो न्यायिक पुनरीक्षण से बाहर है। सर्वोच्च न्यायालय संविधान के अनुकूल कानून पास हो रहे हैं कि नहीं, लागू हो रहे हैं कि नहीं, इसका पुनरीक्षण करने का अधिकार उसको संविधान से ही प्राप्त है। उससे यह अधिकार छीना नहीं जा सकता। और कानूनी दांवपेच से अलग सामान्य सी बात है कि अगर कोई विधेयक निर्वाचित सरकार ने पास कर दिया है, किसी बिल को पास कर दिया है, तो उसको रोकने वाला राज्यपाल कौन होता है? राज्यपाल के बारे में तो साफ साफ स्पष्ट रूप से संविधान में लिखा हुआ है कि वह राज्य सरकार के सलाह और सहयोग से काम करेंगे। फिर अगर राज्य सरकार का निर्णय है कि विधानसभा ने वहां के इससे कोई विधेयक पारित किया, तो उसको आप क्यों रोकेंगे? और एक रीजनेबल टाइम तक ठीक आप उससे विचार कीजिए, उससे गोदोष पर विचार कीजिए, अपने जो सलाहकार है उनसे भी आप राय ले लीजिए। कमेटी सिस्टम विधानसभा में भी चलती है और संसद में भी चलती है, जिसमें छोटा सा एक समूह उन विधेयकों पर सर्वांगीण विचार करता है। आप भी कर लीजिए, लेकिन उसको अनंत काल तक रोके रखना ये तो कहीं से वाजिब नहीं है। अगर जो प्रक्रिया बताई गई है कि आप एक बार उसको अस्वीकार कर सकते हैं, दोबारा पुनर्विचार के लिए भेज सकते हैं, दोबारा पुनर्विचार करने के बाद वही विधेयक फिर से भेज दिया जाए तो आप उसको मना नहीं कर सकते। दोबारा पुनर्विचार के बाद अगर विधानसभा से पारित होकर चले आता है तो उसको आप राष्ट्रपति के पास भी नहीं भेज सकते, पहली बार भेज सकते हैं। तो इस बारे में अगर सर्वोच्च न्यायालय इस निर्णय का तो बड़े खुले मन से स्वागत करना चाहिए सरकार को, कि बिल्कुल हम तो निर्णय लेने की स्थिति में कोई विलंब नहीं होगा, हम तैयार बैठे हुए हैं, जो भी निर्णय होगा तत्काल करेंगे। तो निर्णय की प्रक्रिया को रोकने के लिए जो कोई भी तौर तरीके अपनाए जा रहे हैं, अगर उनको समाप्त करने का कोई निर्देश सर्वोच्च न्यायालय देता है तो स्वागत योग्य है। राज्यपाल को या राष्ट्रपति को कोई आदेश थोड़ी दे रहा सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय कह रहा है किसी भी पारित विधेयक को 3 महीने से अधिक नहीं रोका जा सकता, और अगर 3 महीने के भीतर उस पर निर्णय नहीं होता तो स्वतः स्वीकृत मान लिया जाएगा। ये तो गवर्नेंस का बहुत शानदार उदाहरण है कि किसी चीज में कोई विलंब नहीं किया जाएगा। इसका तो खुले मन से स्वागत होना चाहिए था, लेकिन सरकार की मंशा ये नहीं है। सरकार, चूंकि जो विपक्ष की सरकारें हैं उनको आप काम करने नहीं देना चाहते। निश्चित रूप से राज्यपाल केंद्र सरकार का प्रतिनिधि है, लेकिन प्रतिनिधि के रूप में उसके दायित्व का निर्धारण है, क्या करेगा वो? और राज्य सरकार की सलाह और सहमति से काम करेगा, सहयोग से काम करेगा। और आप अगर उसको एक इंडिपेंडेंट आइडेंटिटी देना चाहते हैं तो ये संविधान सम्मत नहीं है। आप चुनी हुई सरकारों को अस्थिर करने का प्रयास कर रहे हैं। चुनी हुई सरकारों के द्वारा लिए गए निर्णयों को लागू करने में आप बाधा उत्पन्न कर रहे हैं। उस देश के, उस राज्य के मंशा के अनुरूप जो कानून बन रहा है उसको आप लागू होने में व्यवधान पैदा कर रहे हैं।
यह इस पे जो जो बात कही जा रही है, ये कहीं से भी वाजिब नहीं कही जा सकती। हो सकता है कि न्यायालय के में और न्यायालय के स्तर पर इस पे क्या निर्णय आएगा, क्या निर्णय नहीं आएगा, इसके बारे में मैं टिप्पणी नहीं कर सकता, मैं कोई कानून का जानकार नहीं हूँ। लेकिन एक सामान्य नागरिक के रूप में मैं यह मानता हूं कि अगर सर्वोच्च न्यायालय अधिक राज्यपाल और राष्ट्रपति जी से कह रहा है कि आपको एक निश्चित समय सीमा के भीतर निर्णय लेना होगा, तो ये जनहित में है। इससे लोकतंत्र भी मजबूत होता है, आम जनता को ताकत मिलती है, और ऐसा कोई भी कानून, ऐसे कोई भी आदेश जिससे आम नागरिक सशक्त होता हो, उसको अधिकार मिलते हो, उसको ताकत मिलती हो, उसका स्वागत किया जाना चाहिए। इसके विपरीत अगर कोई पहल की जाती है तो वो आम नागरिकों के खिलाफ उसको माना जाना चाहिए। और जो सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है वो बिल्कुल जनहित में है। आप किसी भी कानून को लंबे समय तक लटकाए नहीं रख सकते, और अगर आप लटकाने का प्रयास करते हैं तो आप लोकतांत्रिक संस्थाओं को मजबूत नहीं कर रहे हैं, लोकतांत्रिक परंपराओं को मजबूत नहीं कर रहे हैं, आम आदमी को सशक्त करने का कोई प्रयास आप नहीं कर रहे हैं। और जो राजेश शुक्ला जी बात कर रहे हैं टैरिफ का तो बड़ा सवाल पैदा हो गया, इससे कोई दुरा नहीं है। लेकिन ये टैरिफ केवल देश की आर्थिक अर्थव्यवस्था के ऊपर पर इस टैरिफ के कारण पड़ रहे असर को केवल अमेरिकी सरकार के नीतिगत फैसले से उसका मूल्यांकन नहीं किया जाना चाहिए। इस बात का भी मूल्यांकन होना चाहिए कि पिछले एक दशक से यह सरकार किस तरह की आर्थिक नीतियां संचालित कर रही है, किस तरह की इसकी विदेश नीति है, किस तरह का इसका आयात और निर्यात की नीति है। इस आधार पर मूल्यांकन किया जाना चाहिए। जी जी, ठीक है। और देखिए, कह रहे हैं नड्डा साहब, कह रहे हैं कि कांग्रेस की तथाकथित वोट अधिकार यात्रा में जिस तरह से कांग्रेस आरजेडी के मंच से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की दिवंगत माता जी को गाली दी गई, वो घोर निंदनीय और भर्त्सनीय है। यह भद्रता की सारी सीमा लांघ चुके दो शहजादों का बिहार की धरती पर बिहार की संस्कृति का तिरस्कार भी है। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव को अविलंब इस कुकृत्य के लिए माफी मांगनी चाहिए। प्रफुल्ल भाई, ये मोदी जी को जिसने भी गाली दी है, हालांकि वो जो आयोजक था वो माफी मांग रहा है, उसने कहा कि वो लौंडा जो है गलत बोल दिया, नहीं बोलना चाहिए। हालांकि हमारे बिहार में गाली आम चीज है, कोई माँ बहन की गाली कोई भी खड़ा होकर बोल देता है किसी को। लेकिन क्या उस मंच पे धर्मेंद्र जी, क्या उस मंच पे राहुल गांधी और तेजस्वी मौजूद थे? नहीं थे। लेकिन प्रफुल्ल भाई, मोदी जी ने कहा था कांग्रेस की विधवा, राहुल गांधी की माँ थी सोनिया गांधी, कांग्रेस की विधवा। कांग्रेस की विधवा मतलब पूरे कांग्रेस की विधवा है वो। फिर कहा था जर्सी गाय, वो राहुल गांधी की माँ के बारे में कहा था जर्सी गाय। तो क्या ये सब गाली की श्रेणी में नहीं आता? ये सब आशीर्वचन है। मोदी जी के लिए जो कहा वो गाली है। मैं गाली के खिलाफ, लेकिन गालीबाज को गाली देने के खिलाफ नहीं हूं। जो खुद गालीबाज हो, वो अभी हाय हाय कर रहा हो, तो मैं उसके समर्थन में नहीं खड़ा होता। साथ में ये देखिए कि जिस तरीके से पूरी चीजों को कंट्रोल किया जा रहा है, ऐसा लग रहा है कि केंद्र सरकार, एक देश एक सरकार की नीति बनाई जाएगी। क्योंकि सारी बीजेपी की जितनी सरकारें हैं, स्टेट गवर्नमेंट, सब इस बात पे खड़ा है कि राज्यपाल जो चाहे कर सकता है, राज्य सरकार के पास कोई मौलिक अधिकार नहीं है, वहां कोर्ट आ नहीं सकते राज्य सरकार, और अगर इस पे कोई कानून बनना है तो वो तय करेगा क्या सही है क्या गलत है, संसद तय करेगी, संविधान। ये सुप्रीम कोर्ट को अधिकार नहीं। इसको भी किस तरह से देखते हैं आप? जी नमस्कार सभी को। देखिए, अब गाली गलौज तो किसी को भी किसी के खिलाफ नहीं करनी चाहिए, इसमें तो कोई बहस का मुद्दा ही नहीं है। प्रधानमंत्री ने भी जब जर्सी गाय वगैरह वगैरह कहा था तो वो बहुत अशोभनीय बात थी और उनको उनके स्तर पर नहीं कहा जाना चाहिए था। अभी जैसा कि प्रतीत हो रहा है कि कुछ लोगों ने उनके मंच से कुछ कह दिया है। कुछ लोगों ने, एक कहा जा रहा है एक बच्चे ने कुछ नारा वारा लगा दिया, कुछ बोल हाँ लगा दिया था, तो वो गलत था। राहुल गांधी ने या फिर कोई जो जवाबदेह लोग हैं उनमें से कोई ने कहा, तो उस बच्चे को तो डांटना फटकारना चाहिए और उसको वहीं पर खत्म कर देना चाहिए। अरे लेकिन क्या डांट के फटकारिएगा प्रफुल्ल भाई? पूरा ट्रोलर जो है माँ बहन की गालियां देने के लिए तो बना है। किसने बनाया? इसी नरेंद्र मोदी ने बनाया है ना। जी जी जी। तो आप दूसरे के घर में पत्थर फेंकिएगा। फिल्म का डायलॉग है, पता नहीं मोदी जी ने देखा कि नहीं देखा, कि जो दूसरे घर में पत्थर, क्या है ना कि जिसके घर शीशे में हो दूसरे घर में पत्थर नहीं फेंकते। तो सबकी माँ है, तो दूसरे की माँ को आप गाली दोगे तो आपकी माँ को प्रत्युत्तर में तो गाली दे सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन इसमें अब किसी भी हालत में तो इसकी तो स्वीकृति नहीं दी जा सकती कि ऐसा करें। उन्होंने भी गलती किया था, जवाब दे तो वो है।
मैं ये कह रहा था कि पाकिस्तान के साथ राहुल गांधी का क्या, कांग्रेस का क्या रिश्ता हो सकता है। इन लोगों ने तो बार बार परिभाषित किया है कि कांग्रेस या राहुल गांधी या कांग्रेस के नेता पाकिस्तान परस्त है। चाहे मनमोहन सिंह जैसे प्रधानमंत्री पर ही ये आरोप लगा दिया था कि इन लोगों ने पाकिस्तान के साथ मिलकर क्या क्या किया था, मीटिंग की थी जो मनमोहन सिंह जी के बारे में आपको याद होगा। जो मनमोहन सिंह जी काफी शायद साल तो हमको याद नहीं है, लेकिन इसमें ये थे मणिशंकर अय्यर वगैरह वगैरह। आपको टोक रहा हूँ, पंकज जी कह रहे हैं कि धनंजय सर जिस वीडियो की आप बात कर रहे हैं, गाली देने वाले बच्चे को, फेक वीडियो, उसमें आवाज ऊपर से डाली गई है, वो कांग्रेस की सभा की नहीं, लेकिन जो कांग्रेस की सभा जिसने करवाई थी उसने भी माना कि नाबालिग बच्चे ने कहा। किसी और वीडियो के बारे में बोल रहे होंगे, लेकिन ये जो नौशाद खान है जिसने प्रोग्राम करवाया था, उसने भी कहा कि हमारे मन से हम वहां नहीं थे और किसी बच्चे ने इसे कहा है जिसकी हम निंदा करते हैं, हम क्षमा चाहते हैं, उसने कहा है। जी जी, तो ये तो उनके हिसाब से है कि वो असल में पाकिस्तान को कुछ नहीं हुआ है, हुआ तो जो भी हुआ है भारतीय जनता पार्टी को हुआ है। बिहार में जिस ढंग से वोटर अधिकार यात्रा की हवा बिहार से निकल रही है, पूरे देश में फैल रही है, पूरे देश के नागरिक समाज इसको लेकर के सजग हैं और एक आंतरिक सिहरन महसूस कर रहे हैं। उसका असर है कि इनको लग रहा है कि अब इसका काट कैसे निकालें, कैसे ध्यान को इधर से उधर भटकाएं, तो और राहुल गांधी को उनके बाड़े में बंद कर दिया जाए, जिस ढंग से वो खुले आम घूमते हैं बिना किसी भय के। तो उनके लोगों के जो एक्सेस है, एक्सेस को कंट्रोल करने के लिए एक एक्सेस कंट्रोल का हिस्सा है और कुछ नहीं है। सिक्योरिटी एंड एक्सेस कंट्रोल एक अलग प्रोटोकॉल का हिस्सा ही होता है, उस पर तो क्या अभी बात करना। लेकिन हाँ, लेकिन इसको अगर दिया है तो इसकी जवाबदेही राहुल गांधी की सुरक्षा की जवाबदेही तो निश्चित रूप से सरकार की है, सरकारी विभागों की है। उनको देखना चाहिए और स्पष्ट बताना चाहिए, बल्कि सुरक्षा के मामलों को लेकर के राजनीतिक हलचल या राजनीतिक सिहरन नहीं पैदा किया जाना चाहिए। तो ये तो बात है, लेकिन सरकार इस बात की अभ्यासी रही है, इसलिए यह लगता है कि इसको उस ढंग से कर रहे हैं, ऐसा मुझे लगता है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने कोई आदेश नहीं दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने जो अपने जजमेंट की बात कही थी राज्यपाल और राष्ट्रपति के संदर्भ में, तो उन्होंने प्रावधान की बात कही थी कि ऐसा प्रावधान होना चाहिए और उस प्रावधान की 3 महीने के अंदर में निपटारा हो जाए। 1 महीने और 3 महीने का समय उन्होंने दिया था और यह जनहित में दिया था। इससे राज्य और केंद्र के और सुप्रीम कोर्ट की न्यायिक समीक्षा वगैरह वगैरह से जोड़ करके देखने की राजनीति से हमारे लोकतांत्रिक चेतना को, शक्ति को बचना चाहिए। उन्होंने एक प्रावधान की बात कही थी, क्योंकि इधर ये देखा गया कि अभी की जो सरकार है उसमें संघात्मक संरचना के प्रति जरा भी आदर नहीं है। ये डीएम टू पीएम का शासन चलाना चाहते हैं और केंद्र सरकार को बीच में, अगर केंद्र सरकार जो जनता के प्रतिनिधि है उसने अगर कोई बिल पास किया है तो उसको या तो राज्यपाल देखे। राज्यपाल का काम क्या है? राज्यपाल के पास कोई कार्यपालिका की शक्ति तो होती नहीं, जहां तक मुझे मालूम है। तो राज्यपाल का मुख्य काम यह है कि विधानसभा से अगर कुछ ऐसा पारित न हो जाए जो केंद्र से सीधे टकराव की स्थिति में आए, वो उसको देखते हैं और उनको जहां वो सुनिश्चित होते हैं इसके लिए वो अपना राय मशविरा भी करते हैं, और जहां उनको लगता है कि नहीं ये टकराव की स्थिति हो सकती है, इसका इंटरप्रिटेशन सही नहीं है, तो इसके लिए वो गृह मंत्रालय को भेजते हैं और फिर राष्ट्रपति के पास से उसका क्लियरेंस आता है। वो क्लियरेंस होता है कि हाँ ये ठीक है, और फिर वो राज्यपाल जी के हस्ताक्षर से होता है। तो राज्यपाल को कोई लागू करने का, नहीं करने का, तो जो अगर नहीं करेंगे तो फिर चुनी हुई सरकार का मतलब क्या हो जाएगा? फिर तो लेफ्टिनेंट गवर्नर जैसा चलाइए ना, जिसके अभ्यासी हो गए। आपने जम्मू और कश्मीर को जिस ढंग से तोड़ा है, क्या इनको लगता है कि देश के सभी राज्य सरकारों को या राज्य की संरचना को उसी ढंग से तोड़ दिया जाना चाहिए? और ये विवाद पुराना है, जो हमारे संविधान के आकार लेने के समय का विवाद है। उस समय में ये मानते थे, जो देखिए इंडिया जो है सो यूनियन ऑफ स्टेट्स है, ये हमारा नेशन स्टेट है या स्टेट नेशन है, इसको लेकर के काफी विवाद रहा। भारतीय जनता पार्टी के लोग हमेशा, इनके पुरखे यही मानते रहे हैं कि भारत राज्यों का संघ नहीं है बल्कि राज्य भारत के अंग है। अब इसमें क्योंकि अब संविधान जब बन रहा था उस समय तो यह भी कहा गया था कि चुनाव आयोग को राज्यों के स्तर पर अलग होना चाहिए, राज्य के चुनाव के लिए अलग चुनाव आयोग राज्य सरकार अपने ढंग से तय करे और केंद्र के लिए अलग करे।
तो वह एक अलग, लेकिन उस समय में बाबा साहब ने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि कई राज्य सरकारें ऐसी होती हैं। उन्होंने इस बात को लक्षित किया। हाँ, भविष्य में हो सकती हैं जो अन्य क्षेत्र के लोगों को अपने यहाँ की मतदाता सूची में शामिल नहीं करेंगे। मुझे लगता है कि ये शिवबन सक्सेना के भाषण में ये बात संविधान सभा में उन्होंने ये बात कही थी, और इसका बाबा साहब ने इसको पूरा उसका समर्थन करके, और फिर ये अभी जो प्रावधान की व्यवस्था है वो उन्होंने किया है, जो 264 के रूप में हम लोग जानते हैं संविधान में, जो प्रस्ताव में 289 के करीब था। तो इस तरह से जो है ये मामला है। तो राज्यपाल का काम तो निश्चित है कि उससे आगे नहीं जाना चाहिए। देखिए, हम लोग बार बार कहते हैं, जैसे बापू का नाम हम लोग बोलते हैं राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, तो राष्ट्रपिता कोई संवैधानिक पद नहीं है, ये इस देश का सम्मान है, जो संविधान से परिभाषित नहीं होता है, लोगों की मनोभावनाओं से परिभाषित होता है। तो हम उसी प्रकार, मुझे लगता है कि प्रथम नागरिक राष्ट्रपति हैं या राष्ट्रपति के बारे में प्रथम नागरिक का उल्लेख संविधान में है या नहीं है, मुझे तो स्पष्ट नहीं है। मुझे नहीं लगता है कि इस तरह का कुछ होगा, लेकिन जो भी हो, लेकिन एक पारंपरिक समान, एक प्रतिकार तो राष्ट्रपति का है ही, क्योंकि उनके पास पूरे राष्ट्र की शक्ति सन्निहित होती है और हम उनमें अपने राष्ट्र को देखते हैं, तो उस हिसाब से ठीक है। लेकिन यह भावात्मक बात अधिक है, इसे वैधानिक प्रसंगों में प्रथम राष्ट्रपति के रूप में को व्याख्यायित करना, यह उसे जोड़ने का कोई मतलब नहीं है। दूसरी बात क्या है कि जो सुप्रीम कोर्ट है, जैसा सुनील सर ने भी कहा, एक नागरिक की हैसियत से हम लोग ये समझते हैं कि सुप्रीम कोर्ट को शक्ति के पृथक्करण के सिद्धांत के हिसाब से यह रखा ही गया है कि हर एक संवैधानिक संस्था दूसरी संस्था के बीच में जांच और संतुलन की स्थिति को कायम रखे। हमारे जो बहुत कठिन समय में हमारा संविधान बना था, और हमारे पुरखे जानते थे कि इसमें असंतुलन के 50 बिंदु हैं, 50 कारक हैं, 1000 तरीके से असंतुलन को पैदा किया जा सकता है, इसके प्रति वे सचेत थे। इसीलिए उन्होंने जांच और संतुलन, जिसको अंग्रेजी में चेक एंड बैलेंस बोलते हैं, उसकी पूरी की पूरी सीमा बना करके रखी थी। सुप्रीम कोर्ट अगर इस बात की व्याख्या करता है, तो अगर नहीं होता हमारे यहाँ, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ एंड एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ के जो दोनों के मिला करके जिस तरह के प्रावधान किए गए हैं, तो राष्ट्रपति तो खुद प्रेसिडेंशियल रेफरेंस जिसको बोलते हैं, वो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस से या सुप्रीम कोर्ट से उसकी मांग करती है। देखिए, इस समय में हम एक भयानक स्थिति से गुजर रहे हैं धनंजय सर, बाकी सभी आपके पैनलिस्ट ये सहमत होंगे। जस्टिस नागरत्ना ने क्या सवाल उठाया अभी जब 2 जजों की नियुक्ति हुई है? उन्होंने कहा कि पहले से ही वहां पर जो गुजराती जो है हमारे, हालांकि चीफ जस्टिस को किसी प्रदेश का नहीं होना चाहिए, लेकिन जब आप इस ढंग की व्याख्या करते हैं, आप सुपरसीड करके करा के ला रहे हैं, और वह भी एक खास प्रदेश का, उसमें असंतुलन पैदा हो जाएगा। फिर जो कई वरिष्ठ महिलाएं हैं वो जो न्यायिक सेवा में हैं, बहुत मुश्किल से उनको स्थान मिलता है, और उनको भी सुपरसीड करवा रहे हैं। तो अगर हमारे पास संतुलन का ध्यान नहीं रहेगा तो ये बड़ा कठिन समय है। और ये फैसला कॉलेजियम से हुआ है। अब डिसेंट का नोट नहीं लगाने देंगे, और डिसेंट को ये कहीं रखना ही नहीं चाहते हैं। अभी आपको बताऊं, मैं अभी 30 सेकंड में बात खत्म करता हूं। सरकारी दफ्तरों में यह रवैया हो गया कि जब से आरटीआई आने के बाद, जो लोग आरटीआई से सूचना मांगते थे, वो पूरा नोट मांगते थे कि किसने क्या लिखा है, क्या कहा है, ये दीजिए। तो अधिकारियों ने, जब महत्वपूर्ण मामले होते थे, तो अधिकारियों ने ये फैसला किया कि मामला को पहले तैयार करने के पहले मीटिंग कर ली जाए कि इसमें जो भी कहना है क्या रुख होगा, और उसके बाद बेस्ट नोट बनता था, और हर अधिकारी उसके ऊपर में आज प्रपोज करके सिर्फ चिड़िया बैठाते हुए चले गए। पहले जैसे नोट्स में मिलते थे, विभिन्न तरह के विचार मिलते थे, एक दूसरे के विरोधी विचार भी मिलते थे, लेकिन जो उच्च अधिकारी होते थे वो अपने विवेक से एक फैसला लेते थे। अब विवेक से उच्च अधिकारी फैसला पहले ले लेते हैं, नोट बाद में लिखा था, ताकि इसको आरटीआई में न फंसा जाए। तो ये सरकार भी यही चाहते हैं, किसी प्रकार का कोई डिसेंट वॉइस ही नहीं रहे, असहमति का कोई स्वर नहीं रहे। तो ऐसे, ये तो लोकतंत्र का लक्षण नहीं है। लोकतंत्र में देखिए, उसकी मान्य अवधारणा है, बुनियादी चीज है कि वन अमॉन्ग्स्ट द इक्वल्स, समानों के बीच से एक। तो यही होता है, किसी को उस ढंग का विशेष अधिकार हासिल नहीं होता है।
लेकिन अब इसकी जैसी व्याख्या करें, मुझे तो पूरा संदेह है कि अगर इनके हाथ में सत्ता आई तो इसी फॉर्म में रहते हुए अब मुख्यमंत्री अगर केंद्र से नियुक्त होंगे और वहां के सारे लोग राज्यपाल वहां से नियुक्त होते हैं, यह कहना हम लोग ये मानते हैं कि राज्यपाल केंद्र के प्रतिनिधि होते हैं, ये मानना शायद उतना तर्कसंगत नहीं है। राज्यपाल राष्ट्र के संघात्मक ढांचा में संघ के प्रतिनिधि होते हैं, यानी कि भारत संघ, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ नहीं। लेकिन अगर ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रतिनिधि हो जाएंगे तो बड़ा दिक्कत होगा जी। सैयद भाई ये बताइए कि जो राज्यपाल की ताकत के बारे में कहा जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के पास भी वो अधिकार नहीं है कि हर संवैधानिक संस्था या संवैधानिक लोगों को आदेश दे। ये भी कहा कि जो है राज्यपाल के पास ये ताकत है कि वो बिल को रोक दे, जब चाहे वो करे। राज्य सरकार के पास कोई मौलिक अधिकार नहीं है कि वो जाए कोर्ट जाए, वो जाए राज्यपाल से बात करे, राष्ट्रपति से बात करे और संसद में इस पर बात होगी। कोर्ट आने की जगह नहीं है। क्या आप समझ रहे हैं कि एक तरह से, और इसमें पूरे बीजेपी के राज्यों के वकील शामिल है, मतलब बीजेपी चाहती है कि राज्यपाल इतना ताकतवर हो जाए कि राज्य सरकार बौनी हो जाए, राज्य सरकार की कोई हैसियत न रहे। राज्य सरकार चुनी हुई सरकार है और हम देख पा रहे हैं कि दिल्ली में किस तरीके से उपराज्यपाल ने मुख्यमंत्री को अर्दली के तौर पर खड़ा कर दिया। तो आप जम्मू कश्मीर जाइए, वहां भी वही हाल है। तो क्या जो केंद्र शासित प्रदेश है या अर्ध केंद्र शासित प्रदेश है वो तो है ही, अब जो घोषित तौर पे जो राज्य सरकारें हैं उसको भी ये बांधने की कोशिश की जा रही है। और अगर ऐसा होगा तो फिर क्या होगा? देखिए, जो स्टेट मशीनरी है, स्टेट मशीनरी को एडमिनिस्टर करने में सबकी बराबर की भागीदारी होना चाहिए, चाहे वो प्रेसिडेंट हो, चाहे गवर्नर हो, चाहे प्राइम मिनिस्टर हो, चाहे पार्लियामेंट के दोनों सभाएं हो। तो सबकी एक इक्वल अकाउंटेबिलिटी है इस स्टेट मशीनरी को सुचारू रूप से इसका एडमिनिस्टर करने में। लेकिन अगर सरकार ये तय कर लें कि भाई हम अपने मर्जी के हिसाब से चलाएंगे, जहाँ पे हमारा सरकार नहीं है, जिस स्टेट में हमारा सरकार नहीं है, वो सरकार को हम अस्थिर करने के लिए हम जो संवैधानिक परंपराएं हैं, जो संवैधानिक प्रावधान है, वो हम नहीं मानेंगे। तो ऐसे में आप क्या कर लेंगे? आपके हाथ में तो तमिलनाडु की बात करें या केरल की बात करें, केरल की बात करें या कर्नाटक की बात करें, जहां डबल इंजन का सरकार नहीं है, तो वहां तो क्या होता है कि अगर गवर्नर, आप ऐसा एक व्यक्ति को आप अपॉइंट कर दिया और जिनको पूरा इंस्ट्रक्शन दे के भेजा गया कि भाई आपका काम सिर्फ यही है कि उसको अस्थिर करो और वो जो भी बिल पास करे असेंबली में उसके ऊपर बैठ जाओ। और अभी जब तमिलनाडु सरकार जो है, जब सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है, तो अब सेंट्रल गवर्नमेंट के जो सॉलिसिटर जनरल है श्री तुषार मेहता जी, उन्होंने आज ये सवाल उठाया है कि स्टेट को रीट जुरिस्डिक्शन इन्वोक करने का पावर नहीं है। आर्टिकल 32 में एक आपका राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी का प्रावधान है कि आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट अप्रोच कर सकते हैं, और आपका अगर फंडामेंटल राइट्स का हनन हुआ है, आपका फंडामेंटल राइट्स इन्फ्रिंज्ड हुआ है, तो आप उसके खिलाफ डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में अंडर आर्टिकल 32 आप उसका रेमेडी के लिए दरवाजा खटखटा सकते हैं अदालत के। लेकिन अब ये इन्होंने क्या कहा कि प्रेसिडेंट का जो किसी बिल के ऊपर सम्मति देने का जहां तक सवाल है, गवर्नर का किसी बिल के ऊपर सम्मति देने का जहां तक सवाल है, उसके ऊपर आप किसी स्टेट को
रिट पिटीशन यानी रिट जुरिस्डिक्शन इन्वोक करने का अधिकार नहीं है। तो अब तो ये बहुत बड़ा सवाल है और सुप्रीम कोर्ट का जो कॉन्स्टिट्यूशन बेंच है, 5 जजों का जो बेंच है, अब उनको विचार विमर्श करके इसका जो है इसको रिजॉल्व करना चाहिए, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा संकट का सवाल है कि अगर इस तरह से चलता रहेगा तो फिर तो स्टेट मशीनरी और ऐसे ही ब्रेक डाउन हो जाएगा। आज जस्टिस बी.आर. गवाई ने ये कहा है कि जब हम अंडर आर्टिकल 356 जब गवर्नर का रिकमेंडेशन के ऊपर किसी स्टेट पे प्रेसिडेंशियल रूल इम्पोज कर दिया जाता है, जब वो हम करते हैं तो फिर उनका वो जब गवर्नर साहब जब किसी बिल के ऊपर बैठ जाते हैं तो उसके ऊपर हम फैसला क्यों नहीं कर पाए? जरूर करेंगे। तो इस तरीके से जो इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ है, क्योंकि दिस इज एब्सोल्युटली सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ, तो जब जब इस तरह का कोई सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ का कोई सवाल आता है तो उसमें उसका इंटरप्रिटेशन जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन बेंच से ही किया जाता है। भले 5 जज के जगह पे 7 जजों का बेंच हो, 9 जजों का बेंच हो, 11 जजों का बेंच हो, तो इस तरीके से इसका हल निकालना बहुत जरूरी है। और रही बात, देखिए ये तो अदालत की जिम्मेदारी है और अदालत इसका कोई ना कोई रास्ता ढूंढने का कोशिश करेगा, लेकिन सवाल ये है कि अगर आपका मंशा लोकतांत्रिक प्रोसेस जो है, डेमोक्रेटिक प्रोसेस को मानने का अगर आपका इरादा ही नहीं है, आपका अगर इच्छा ही नहीं है कि हम कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन के का फॉलो करेंगे और ड्यू प्रोसेस हर जगह पे ड्यू प्रोसेस के थ्रू हम इस देश को चलाएंगे, स्टेट को चलाएंगे तो चलेगा। और अगर आपने ये ठान लिया है कि हम हमारे सुविधा के अनुसार जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन का हर प्रावधान का हम लोग उसका डेफिनेशन ढूंढ लेंगे, हाँ उसका डेफिनेशन हम अपने अपने सुविधाओं के अनुसार तय कर लेंगे, तो फिर तो ये देश चलाना मुझे लगता है कि ना अदालत के लिए कि सही अदालत के लिए पॉसिबल होगा, ना किसी गवर्नमेंट अथॉरिटी के लिए पॉसिबल होगा। आपका एक पॉलिटिकल विल होना चाहिए कि इस देश को सांविधानिक तौर तरीके से चलाना है। अगर आपके अंदर इच्छा ही नहीं है तो फिर ये देश कैसे सांविधानिक तौर तरीके से चलेगा? ठीक है शैलेंद्र भाई, ये भी हम देख पा रहे हैं कि ये जो अभी बहस चल रही है तो अपनी जगह चल रही है। गाली वाले प्रसंग को मैं वापस लेके आता हूँ उदाहरण के तौर पे। नरेंद्र मोदी जी ने कितनी गालियां दी, हमारे साथी लिख रहे हैं कि वहां के राज्यपाल ने गाली दी, वहां के मंत्री ने गाली दी, तमाम गालियां दी। अब गाली उनको पड़ी तो उनको ये लग रहा है गाली के बदले गाली। सुप्रीम कोर्ट में जिस तरह से जजों की कॉलेजियम के थ्रू ही नियुक्ति कराई जा रही है, वो दिखने लगा है कि अब सुप्रीम कोर्ट कंप्लीटली एक विचारधारा के कंट्रोल में जाती दिखाई पड़ रही है। और कल को अगर समझिए सरकार बदल भी जाती है तो सुप्रीम कोर्ट से जो फैसले आएंगे वो संविधान के जो रियल अनुरूप हो सकते हैं, उसमें गड़बड़ी हो सकती है। राहुल गांधी के प्रसंग पे देखिए, कई प्रसंग तो वो सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से जनता में ये खड़ा किया जा सकता है कि देखिए सुप्रीम कोर्ट कह रही है, अब इसको नहीं मान रहे। क्या आपको लगता है कि एक ऐसी घेराबंदी कर रही है बीजेपी, या घेराबंदी कर रहा है आरएसएस, जिसमें सब कुछ फाइनली जो है अपने कंट्रोल में ले लेगा? वो चाहे देश हो, चाहे वो न्यायपालिका हो, चाहे बाकी तो हम देख ही पा रहे हैं संसद को किस तरह से मुट्ठी में कैद किया हुआ है बहुमत के आधार पर। देश में किस तरह से धर्मनिरपेक्षता को छिन भिन कर रखा है, ये भी हम देख पा रहे हैं। विपक्ष को किस तरह से बदनाम करने पे जुटा हुआ है, ये भी हम सब देख रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट को भी अगर उस लपेटे, चुनाव आयोग किस तरह से काम कर रहा है वो भी हम देख रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट भी अगर उसी पैटर्न पे खड़ा हो गया आकर के, तब क्या नागरिकों के बचेगा? फिर संविधान कैसे बचाएंगे आप? और संविधान की रक्षा करने की मुख्य जिम्मेवारी हिंदुस्तान की जनता की है
और हिंदुस्तान की जनता सड़क पे अपने संवैधानिक दायित्वों की रक्षा के लिए उतर गई है। और चुनाव आयोग के तमाम सफाइयों की शैलेंद्र भाई, मुझे लगता है जो हम ये सब आकलन अब करते हैं आगे कि जाएंगे, जनता आगे उतर जाए। हाँ, एक लाइन में लास्ट लाइन खाली बोल देता हूँ, एक लाइन बोल देता हूँ। हिंदुस्तान की जनता एक ही चीज के लिए सड़क पे उतरती है, वो स्वर्ग जाने के लिए। मुसलमान जन्नत जाना चाहते हैं और हिंदू जो है स्वर्ग जाना चाहते हैं। सुनील जी नहीं कर रहे हैं, ये आएंगे आपके पास। हाँ ठीक है। ये बहुत पुराने तरीके से दिमाग को एप्रोप्री, जब आप किसी तरह का जैसे हायरार्की पे चलने वाली शोषण मूलक सत्ता का ढांचा निर्मित करते हैं, तो उस ढांचे को संचालित करने के लिए जो नैतिकता और धार्मिक मान्यताओं के जो आप आडंबर खड़ा करते हैं वो अकॉर्डिंगली होते हैं कि जैसे राजा जैसे ईश्वर का प्रतिनिधि है, जैसे पितृसत्ता जैसे कहता है कि स्त्रियों को भद्र और सुंदर होने के लिए सबसे बढ़िया तरीका है कि वो पति की आज्ञाकारी हो। तो ये जो पूरा ढांचा चला रहा है, उस ढांचा के असर में हम एक खास किस्म की चेतना से प्रभावित होके रिलीजियस आध्यात्मिकता के बजाय दूसरे किस्म की रिलीजियसिटी को एक्नॉलेज करते रहते हैं। लेकिन जीवन का यथार्थ जो एक ऐसा चीज है जो आपकी आंख में उंगली करके आपको अपनी तरफ लौटने के लिए वापस करता रहता है। तो धारणा के स्तर में आप स्वर्ग जाने के इच्छुक भी रहते हैं, लेकिन जीवन और व्यवहार में अपने बच्चों के पढ़ाई का इंतजाम भी आप करना चाहते हैं। और इसके बीच एक कंट्राडिक्शन चलता रहता है, और ये कंट्राडिक्शन जब डिसेसिव पोजीशन पे पहुंचता है तो आप सड़क पे निकल आते हैं। गो की आपकी आस्थाएं और आपकी समझ वही बनी रहती है कि जिन समझ के गर्भ से एक शोषण मूलक सत्ता का संचालन होता है। लेकिन इन तमाम बातों के बावजूद जितनी जिंदगी इतनी सरल और सपाट नहीं है, यह कॉन्ट्रडिक्शन चलता रहता है। मेरा कहना यह है कि असल में हिंदुस्तान किसी भी जनतंत्र की आत्मा की रक्षा का जिम्मा सरकारों के पास होता है। और एक बार प्रफुल्ल भाई ने कहा था, ठीक ही कहा था, कि सत्ता और जैसे जुडिशियरी का अंतर मन एक होता है, क्योंकि वो एक्सटेंशन ही होता है उसी चीज का। लेकिन फिर भी उसके ऊपर कुछ जिम्मेवारियां दी जाती हैं। आज जिस तरीके से सॉलिसिटर जनरल ने वहां तर्क दिया, उन तर्कों के पीछे खतरनाक आवाज की सुनाई मुझको। तो एक खतरनाक आवाज लगातार मेरे कानों में सुनाई पड़ रही है, और वो खतरनाक आवाज ये है कि हिंदुस्तान के अंदर बहुसांस्कृतिक, बहुभाषिक और बहुत मल्टी कल्चरल एक जो देश था, उसने जैसे एक फेडरल पर्सपेक्टिव तैयार करके कहा कि सबके इच्छाओं का सम्मान करते हुए हम एक ब्रॉडर इंडिया के पार्ट एंड पार्शियल हैं। अगर आप ये प्रक्रिया लगातार चलाते रहिएगा तो आपको लगता है कि आप जीत जाइएगा, ऐसा होगा नहीं। और मतलब उत्तर की पट्टी में जैसे आप शायद इसकी हिफाजत भी कर लें, लेकिन आप कृपया जान लीजिए कि अगर इस किस्म के तर्क से इस देश को संचालित किया गया तो ये देश के विखंडन की तैयारी है, हिंदुस्तान की एकता और अखंडता के ऊपर आक्रमण है। क्योंकि अतिशय संघवाद जो है वो रीजनल एस्पिरेशन का दमन करता है। रीजनल एस्पिरेशन और केंद्र के बीच के टकराव के गर्भ से जो स्पेस पैदा होता है, आपने देखा है नागालैंड के अंदर मूवमेंट देखा है, मणिपुर के अंदर आपने मूवमेंट देखा है, पूरे उत्तर पूर्व के अंदर, आसाम के अंदर आपने उल्फा को देखा है। और अगर फिर भी आप जैसे ये करना चाहते हैं कि वहां की जनता के जनतांत्रिक आकांक्षाओं की अभिव्यक्ति वहां के अंदर चुनी गई सरकार में होती है, और उस सरकार की मंशा को विफल करने के लिए आप राज्यपाल के रूप में केंद्र के एजेंट की तरह उससे व्यवहार करा के उनकी जनतांत्रिक आकांक्षाओं और उनके एस्पिरेशन का दमन करेंगे, तो आप अल्टीमेटली जैसे भारत के अंदर डिसइंटीग्रेशन के मूवमेंट को निमंत्रित कर रहे हैं। लेकिन इनको इन सब चीजों से फर्क नहीं पड़ता है। फर्क इसलिए नहीं पड़ता है कि जिस दिन आप जैसे नमस्ते ट्रंप कर रहे थे, जिस दिन आप जो है सो वो ट्रंप के स्वागत में गीत गा रहे थे, और जिस दिन आप ट्रंप के लिए ये कह रहे थे कि अब की बार ट्रंप सरकार, तो उस समय भी आपको मालूम था कि ट्रंप किस मिट्टी के बने हुए हैं। और आपको नहीं मालूम है तो हिंदी में एक शब्द है भगचोनहर। तो आप भगचोनहर हैं कि आपको मालूम नहीं है, और आपके इस चोनहराई का कीमत अब हिंदुस्तान की जनता अदा करे। सुनील जी जैसा कि कह रहे थे कि संकट की इस घड़ी में देश में कोई सवाल न करे, मतलब कि आप जैसे वहां से चोनहराई करके आइए, आप अडानी के इंटरेस्ट के हिफाजत के लिए किसी का पैर दबा के आइए, और जब क्राइसिस पैदा हो जाए तो हिंदुस्तान की जनता जब आपसे पूछे तो कहे कि देखिए भाई अभी बहुत संकट की घड़ी है, इस संकट के घड़ी में किसी को सवाल नहीं करना चाहिए, और जो सवाल कर रहा है वो देशद्रोही है। तो ये एक पुराना तरीका है कि आप विक्टिम कार्ड खेल के आप चले आइए।
आप शुरू के दौर में जब आपके पास अपॉर्चुनिटी था, हिंदुस्तान खुद में एक बहुत बड़ा मार्केट है और हिंदुस्तान के इस मार्केट की दरकार दुनिया के बहुतेरे देशों को है। इसीलिए आपके पास जो बार्गेनिंग कैपेसिटी है और जो पॉलिटिकल कैपेसिटी है एज ए नेशन, उस कैपेसिटी को आपने जैसे अडानी और अंबानी के इंटरेस्ट के आगे जैसे सरेंडर कर दिया। आपके पास ब्रिक जैसा मौका था, फिर लौट के वहीं जा रहे हैं। आप जैसे चाइना के पास जाने की तैयारी कर रहे हैं, आप रूस के पास जाने की तैयारी कर रहे हैं, आप ब्राजील की तरफ जाने की तैयारी कर रहे हैं। लंबे समय तक क्यूबा ने एम्बार्गो झेला, लंबे समय तक ईरान ने एम्बार्गो झेला, लेकिन वहां पे जो लीडर था वो लीडर जैसे ऋण विहीन नहीं था, उसके पीठ के अंदर एक सीधा ऋण था। हो सकता है कि पॉलिटिकली आपसे एग्री कीजिए, उससे पॉलिटिकली डिसएग्री कीजिए, लेकिन उनके पास सिर्फ दो ही दोस्त नहीं थे जिसके लिए नेशनल पॉलिसीज का निर्धारण किया जाए। इसीलिए आज आप इस संकट में फंसे हुए हैं और इस संकट का ठिकरा आप जैसे आप विपक्ष की तरफ फोड़ना चाहते हैं। कहते हैं देखिए हम तो लड़ने के लिए तैयार हैं, लेकिन विपक्ष लड़ने में हमारी मदद नहीं कर रहा है। तो एक बात तो यह है कि इस देश को डिसइंटीग्रेट करने की वो तैयारी कर रहे हैं अपने। ठीक वैसे ही जैसे ट्रंप के मामले में वो धोखा खा के आए, धोखा खा के नहीं आए, जो उन्होंने किया उसका लॉजिकल फॉल आउट यही था, लॉजिकल एंड वही था। ठीक उसी तरीके से आज जिस तरीके से आप वहां व्यवहार कर रहे हैं उसका फॉल आउट यही है कि उत्तर पूर्व के अंदर सेपरेटिस्ट मूवमेंट फिर से खड़ा होगा और साउथ जो लंबे समय से हमारे साथ रहा है वहां भी जैसे ऐसे संकट को आप निमंत्रित कर रहे हैं। मोदी ने देश में लगातार संकटों का निमंत्रण किया है, इस देश के विनिर्माण सेक्टर को खत्म किया है। संकट के निमंत्रण की प्रक्रिया में उन्होंने नोटबंदी किया है। संकट को निमंत्रित करने की प्रक्रिया में सिर्फ इसलिए कि इतिहास उनका महामानव के रूप में स्मरण करे, तरह तरह के वो खेल करते रहे हैं। किस लिए बनाया था आपने केंद्रीय सूची, समवर्ती सूची और राज्य सूची? अगर समवर्ती सूची और राज्य सूची में भी सरकारों को इस बात का अधिकार नहीं है कि वो अपने हिसाब से फैसला ले सकें और हर चीज के लिए, तो क्या इंडिया एक फेडरल स्टेट है? और इंडिया अगर फेडरल स्टेट नहीं है तो इस फेडरेशन के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग जो केरला के अंदर रहते हैं, गोवा के अंदर रहते हैं, जो आपकी हिंदुत्व की व्याख्या से सहमत नहीं है और जो गाय खाते हैं और उनको गाय खाने में कोई खराबी नजर नहीं आती है और सांस्कृतिक चेतना के स्तर पे आपके सांस्कृतिक बोध से भिन्न किस्म का बोध रखते हैं और उनके लिए आपके पास एक खास किस्म का घृणा भाव भी है। उत्तर पूर्व के लोगों को आप चिंकी पिंकी कहते हैं, तो वो किस लिए आएंगे? वो इसलिए आए थे कि इस फेडरेशन में उनके रिप्रेजेंटेशन को बराबरी के स्तर पर सम्मान दिया जाएगा। लेकिन आरएसएस के लिए, मोदी के लिए इन तमाम प्रश्नों का कोई जैसे मतलब नहीं है। ये स्वार्थ से संचालित अवसरवादी लोग हैं और इनकी अवसरवादिता की पराकाष्ठा इसी बात में है कि वो हर तरीके से अपने सत्ता को रिटेन करना चाहते हैं और इसके लिए अगर देश की बलि चढ़ जाए तो भी इनको फर्क नहीं पड़ता है। इसीलिए ये एक खतरनाक मौका है। और आखिरी बात सुनील भाई की बात से मैं करना चाहता हूँ कि आखिर ये कैसे होता है कि जब भी ये देश संकट में पड़ा होता है तो ठीक उसी समय आतंकवादी जैसे यहाँ चले आते हैं। आतंकवादी जो इतने बड़े लेवल पे प्लानिंग करते हैं और जिनको मालूम है कि क्या तरीके से ये नहीं समझ पाता है कि अभी अगर हम किसी को भेज देंगे तो उसके भेजने की वजह से बीजेपी अक्षरधाम के समय वो पहुंच जाते हैं, पुलवामा के समय वो पहुंच जाते हैं, बिहार में इलेक्शन होता है तो वो पहलगाम में पहुंच जाते हैं। और राहुल गांधी से आपने पूछा है कि राहुल की वोट अधिकार यात्रा से पाकिस्तान को क्यों डर लग रहा है? पाकिस्तान को डर नहीं लगेगा तो किसको डर लगेगा? पाकिस्तान के बगल में एक लोकतांत्रिक मुल्क का होना असल में पाकिस्तान को लोकतंत्र के लिए बाध्य करेगा, क्योंकि हिंदुस्तान में जब हिंदुत्व का खतरा नहीं होगा तो पाकिस्तान की स्वतंत्रता की आकांक्षी और शांति की कामी जनता के पास विकल्प के रूप में एक डेमोक्रेटिक नेशन का ऑप्शन मौजूद होगा। और हिंदुस्तान की दिक्कत यह है कि पाकिस्तान में अगर डेमोक्रेटिक और जनतांत्रिक सरकार होगी तो इस्लाम का डर दिखा के हिंदुस्तान के अंदर हिंदुआइजेशन का जो प्रोसेस किया जा रहा है उसको संचालित नहीं किया जाएगा। इसीलिए कोई भी डेमोक्रेटिक मूवमेंट पाकिस्तान के लिए डर का वायस है। इसीलिए इस पे पाकिस्तान चिंतित हो ही सकता है, क्योंकि मोदी का होना पाकिस्तान के अंदर वो उस किस्म की राजनीति करने वाले लोगों के लिए सबसे मुफीद है। यहाँ आप जैसे गडलिंग को जेल में करते हैं, भीमा कोरेगांव के लोगों को जेल में करते हैं,
वहां वो जैसे बढ़िया तरीके से बजने नहीं देते हैं, सूफी गाने को नहीं बजने देते हैं, ललन फकीर के ट्रेडिशन को मिटा देते हैं, नुसरत फतेह अली के ट्रेडिशन को मिटा देते हैं। आप भी वही करते हैं। इसीलिए देखने में दोनों अलग अलग लगते हैं, लेकिन दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू है। और रिलेटिव फैक्टर को एग्जिस्ट करने के लिए सपोर्टिंग फैक्टर चाहिए। और हिंदुस्तान के अंदर हिंदुत्व की पॉलिटिक्स को लगातार चलाए रखने के लिए बगल में एक तानाशाह पाकिस्तान चाहिए। और पाकिस्तान के इस्लामिक सरकार के चलते रहने के लिए मोदी जैसा एक गवर्नमेंट चाहिए। इसीलिए दोनों एक दूसरे के रेस्क्यू के लिए बराबर चले आते हैं। यही मेरी समझ है। सुनील जी, आप कुछ बोल रहे थे, उसमें आपने गर्दन हिलाई थी, क्या है वो बोल दीजिए, फिर हम खत्म करें कार्यक्रम। नहीं, कुछ मैंने बात कहा था कि आपने कही। पब्लिक, इन्होंने कहा था कि पब्लिक सड़क नहीं, पे है। हाँ, जी जी, क्या पब्लिक ऐसा सड़क नहीं पे है। उतरती है जाने के लिए? आपने कहा कि पब्लिक नहीं उतरती है, केवल स्वर्ग जाने के लिए उतरती है। ऐसा नहीं है। किसान आंदोलन किसका प्रमाण है? किसान आंदोलन को लेकर सर्वोच्च न्यायालय के किस आदेश को किसानों ने माना? लगातार सड़क पर लगे रहे वो। कितने न्यायिक आदेश हुए, किसी न्यायिक आदेश से सहमत होने के लिए तैयार नहीं थे। सर्वोच्च न्यायालय ने ही एक कमेटी बनाई थी, उसमें भागीदारी करने के लिए तैयार नहीं हुए। आप एनआरसी को लेकर के जो आंदोलन चला, आप किसी आंदोलन से सहमत हो असहमत हो, उस आंदोलन को लेकर के भी लोगों ने अपने आप को सड़कों पर बनाए रखा। बार बार कई मुद्दों पर लेकर के न्यायिक हस्तक्षेप हुआ, लोग तैयार नहीं हुए। हालांकि मैं न्यायिक हस्तक्षेप को मानने का पक्षधर हूं। न्यायिक हस्तक्षेप को स्वीकार किया जाना चाहिए और न्यायिक हस्तक्षेप को न्यायिक हस्तक्षेप से दूर किया जाना चाहिए। लेकिन कई ऐसे मौके हैं कि आम जनता सड़कों पर रही है और उसने अपने मुद्दों को लेकर के आगे बढ़ी है वो। और आज हालत क्या है? आज तमाम न्यायिक एसआईआर को लेकर बिहार में न्यायिक हस्तक्षेप के बावजूद लोग सड़क पर हैं और अपनी बात को लगातार बुलंद किए हुए हैं वो। और कई मुद्दों को लेकर के वो सरकार से सहमत नहीं है, सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश से सहमत नहीं है। उनकी अपनी मांगे हैं, उन मांगों पर वो टिके हुए हैं। वो अब कई लोग हैं जिनको सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के प्रति उनका सम्मान है, लेकिन वो कई लोग ऐसे हैं जिसको आधा अधूरा मान रहे हैं, चाह रहे हैं कि अभी और इसमें उसमें और विस्तृत आदेश होना चाहिए। लोगों ने करना नहीं बंद किया। जब आम व्यक्ति चीजों के लिए तैयार हो जाता है, फिर वो सड़क पर उतरता है, मजबूती के साथ उतरता है। फिर आप उनको समझा नहीं सकते। आपको उन्हीं बातों को स्वीकार करना पड़ेगा जो लोग कह रहे हैं। परिणाम क्या हुआ? ये हुआ कि नहीं हुआ कि लोगों किसान आंदोलन के चलते आपको तीनों कानून वापस लेने पड़े? आपको स्वीकार करना पड़ा कि नहीं, हम लोग किसानों को समझा नहीं पाए और आपने कहा कि हमारी तपस्या में कोई कमी रह गई थी। सवाल है कि लोगों से जुड़े हुए सवालों का समाधान लोग चाहते हैं। वो अपने लोकतांत्रिक अधिकारों मूल्यों के लिए सतर्क हैं और समर्पित हैं। उनको आप किसी अन्य तरीके से आप सरकार ने क्या कहा, सरकार की तरफ से क्या क्या बयान दिए गए कि साहब जो संविधान से कानून पास हो गया उस पर सवाल नहीं पैदा किया जा सकता। लोग मान लिए क्या? लोग सड़कों पर उतरे रहे। भाई, संविधान भी जन भावना के अनुकूल काम करने के लिए है। जन भावना का प्रतिनिधित्व करते हैं संसद। अगर वो जन भावना के से प्रतिकूल को निर्णय करने लगेगी तो लोग उतरते हैं। वह चुप होने की स्थिति नहीं है। इसलिए मेरी असहमति इसीलिए बात पर थी कि केवल स्वर्ग जाने के लिए नहीं, इस देश को भी स्वर्ग बनाने के लिए सड़कों पर उतरते हैं। बिल्कुल सही। तो बहुत बहुत धन्यवाद सुनील जी, बहुत बहुत धन्यवाद सैयद भाई, बहुत बहुत धन्यवाद प्रफुल्ल भाई, और हमारे साथ थे शैलेंद्र भाई, उनका भी बहुत बहुत आभार। और देश को बचाने की जिम्मेदारी सबकी, केवल नेताओं की नहीं है। लेकिन नेताओं से अपेक्षा की जाती है कि वो दूर की सोचेंगे, अग्रसोची होंगे और देश को सही रास्ते ले जाएंगे। क्योंकि आम आदमी के पास कई काम है, वो कई काम आम आदमी करता है, तब ये सरकार जो है हवाई जहाज पे घूमती है। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं फिर सुबह 10:30 बजे। धन्यवाद। शुभ रात्रि।